वॉर जोन में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। एक तरफ रूस की तरफ से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और दूसरी तरफ यूक्रेन भी लगातार रूस में अपनी स्ट्रेटेजी पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के शहरों में भीषण रक्तपात किया है। रूसी सेना यूक्रेन पर 100 टन बारूद बरसा चुकी है। सबसे ज्यादा विनाश यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में हुआ। खार्किव विनाश की वजह बना है यूक्रेन का कुर्स्क और बेलगोरोद पर हमला। ज़ेलेंस्की की हट की वजह से खार्किव धधक रहा है। टीवी9 भारतवर्ष की टीम सुलगते खार्किव की गवाह बनी। टीवी9 के कैमरे पर आप देखिए कैसे खार्किव खंडहर बन रहा है और इस रिपोर्ट में जानिए कि आखिर खार्किव अचानक रूस के निशाने पर क्यों आ गया है। यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव 31 अगस्त से रूस के हमलों से खंडहर बनता जा रहा है। एक सितंबर की दोपहर को रूस ने एक बार फिर खार्किव पर हमले किए। पहला हमला होने के बाद घटनास्थल से दूर एक अपार्टमेंट से लोगों ने वीडियो बनाए और दूसरा हमला होते ही दहशत से चीख पुकार मच गई। रूस ने खार्किव पर इस्कंदर मिसाइल से हमले किए और इसकी तस्वीरें भी जारी की गई। रूस के मिसाइल हमलों से खार्किव के बड़े इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। रूस के हमलों से सबवे स्टेशन के पास एक गैस पाइपलाइन फट गई और उसमें आग लग गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की इमारतों की खिड़कियां भी टूट गई और इलाके में मलबा फैल गया। जिस जगह हमला हुआ उसी जगह से टीवी9 भारतवर्ष की टीम पहुंची। इसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाकर पूरा हमला किया गया था और गैस पाइपलाइन में भीषण आ गई और इस वक्त इस इलाके में किसी के भी आने और जाने पर मनाही है। हम आपको बिल्कुल सामने से तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल सामने से और ये तस्वीरें बता रही हैं कि हमला कितना भी बदला। लगभग 10 से 12 मिसाइलें इसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर आकर गिरी। सबसे पहले उस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें देखिए। ये संभवतः लिफ्ट की बिल्डिंग थी, लिफ्ट का पैसेज है और उस पर हमला किया गया है। अंदर का पूरा स्ट्रक्चर हिल गया है और कैसे पूरी बिल्डिंग जर्जर हो गई है, ये तस्वीर देखिए। अब इसके ठीक बगल में मिसाइलों का इंपैक्ट कैसे ये दूसरी बिल्डिंग में आया है। यहाँ देखिए राहत और बचाव कार्य चल रहा है, साफ सफाई कर ली गई है, बिल्डिंग को सैनिटाइज कर दिया गया, लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर कैसे खाली हो गया है। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या है, जहां पर मिसाइल गिरी वहां पर गड्ढा कितना बड़ा है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों से खार्किव के कई इलाकों में आग लग गई है। रूस के हमलों से खार्किव की कई इमारतें गिर गई। मलबे में लोगों की तलाश की जा रही है और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। खार्किव में रूस के हमले से 41 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 7 बच्चे भी शामिल हैं। 5 घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। रूस ने खार्किव पर इस्कंदर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस रिहायशी इलाकों को जानबूझकर टारगेट कर रहा है, लेकिन सवाल ये कि आखिर खार्किव पर रूस ने अचानक बड़े हमले क्यों शुरू कर दिए हैं। दरअसल खार्किव यूक्रेन के लिए सामरिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। 40 किलोमीटर दूर है और यूक्रेन इस शहर से रूस के बेलगोरोद क्षेत्र पर लगातार हमले कर रहा है। आउटर खार्किव में यूक्रेन के ड्रोन लॉन्च पोस्ट है और यहाँ से लगातार बेलगोरोद पर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। इसके साथ ही खार्किव में ही कीव से आने वाले हथियार और रसद को स्टोर किया जाता है। खार्किव से मिलिट्री कॉन्वॉय को सूमी पहुंचाया जाता है। सूमी में इकट्ठा होने के बाद यूक्रेनी सेना और विदेशी लड़ाके कुर्स्क पर हमला करते हैं। यूक्रेन के इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए ही रूस लगातार खार्किव पर हमले कर रहा है। 30 और 31 अगस्त को भी यूक्रेन के खार्किव पर रूस ने बड़े हमले किए थे। इस हमले में एक बहुमंजिला इमारत को नुकसान पहुंचा था और उसके करीब पार्किंग लॉट में कई गाड़ियां जल गई थी। टीवी9 भारतवर्ष की टीम यहां भी पहुंची। उसी रिहायशी बिल्डिंग फ्लैट अपार्टमेंट की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसके कॉर्नर में इस मिसाइल से हमला किया गया और आप देखिए
कैसे लगभग 6 से 8 फ्लोर इसकी जद में आए। बैलिस्टिक मिसाइलों और इस्कंदर मिसाइलों से हमला करने का जहां पर शक है, इस चारों तरफ एक पूरा रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है और इसके धमाके से दर्जनों फ्लैटों के, कई फ्लोर्स के फ्लैटों के शीशे टूट गए और जिस बिल्डिंग पर, जिस इमारत पर ये मिसाइल आकर गिरी है, वो पूरी की पूरी इमारत, वो पूरी के पूरे फ्लैट्स पूरी तरह से बर्बाद हो गए। खार्किव पर रूसी सेना मिसाइल हमले तो कर ही रही है, इसके साथ ही यूक्रेनी जमीन पर तेजी से कब्जा भी कर रही है। अब यूक्रेन के लोग ही यूक्रेन सरकार के फैसले पर सवाल उठाने लगे हैं। खार्किव की तबाही के बाद कीव में आवाज उठने लगी है कि यूक्रेन सरकार को अपनी जमीन बचाने पर फोकस करना चाहिए। खार्किव के करीब वोबचांस्क और स्टारित्सिया में रूस की सेना जंग लड़ रही है। वोबचांस्क खार्किव से 48 किलोमीटर दूर है और स्टारित्सिया खार्किव से 36 किलोमीटर दूर है। इन दोनों मोर्चों से रूसी सेना खार्किव की तरफ बढ़ रही है। जबकि यूक्रेन का फोकस खार्किव बचाने के बजाय रूस पर हमले करने पर ज्यादा है। कुर्स्क की जंग में भी यूक्रेन कुछ खास बढ़त नहीं बना पा रहा है। इसलिए यूक्रेन की राजधानी से लेकर यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव तक ये मांग उठने लगी है कि यूक्रेन सरकार युद्ध जीतने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अपनी जमीन को बचाने के लिए जंग लड़ना जरूरी है। तो 2022 में रूस ने खार्किव जीतने के लिए जंग शुरू की थी, लेकिन शुरुआती हमलों के बाद लक्ष्य बदलकर डोनबास रीजन कर दिया गया। डोनबास पर रूस का कब्जा हो चुका है और यूक्रेनी सेना के कुर्स्क पहुंचने के बाद अब पुतिन ने खार्किव पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वॉरजोन से एक और बड़ी खबर खार्किव में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। मलबा हटाने में जुटी है रेस्क्यू टीम। मलबे में दबे लोगों की तलाश लगातार जारी है। खार्किव की तस्वीर आप देखिए, यहां पर रिहायशी इलाकों पर भी हमला किया गया और उसके बाद मलबे के अंदर अभी भी खबर है कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों के दबे होने की आशंका है। Ебанулся. तो 1 सितंबर की सुबह रूस के लिए तबाही और विनाश उससे कम नहीं थी, क्योंकि 1 सितंबर को रूस में ऐसा ड्रोन बवंडर आया जिससे क्रेमलिन दहल गया। दरअसल यूक्रेनी सेना ने करीब 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे तक रूस पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए। राजधानी मॉस्को समेत पश्चिमी रूस के 12 प्रांतों पर सिलसिलेवार तरीके से ड्रोन हमला किया। दावा इस बात का है कि यूक्रेन ने रूस के लिए 1 दर्जन प्रांतों पर करीब 193 से ज्यादा विस्फोटक ड्रोन से हमला बोला और इस ड्रोन हमले में ऑयल रिफाइनरी, गैस प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और फ्यूल डिपो को निशाना बनाया गया। 1 सितंबर को रूसी धरती पर जिस तरह से ड्रोन हमला करके यूक्रेनी सेना ने अपना दम तो दिखा दिया, लेकिन इस कहानी के सेकंड चैप्टर की शुरुआत 1 सितंबर की ही रात को यूक्रेनी सरजमी पर दिखाई दी, जब व्लादिमीर पुतिन के एटमी बम वर्षकों ने क्रूज मिसाइलों से कीव को दहला दिया। सितंबर में जिस तरह से समंदर से बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं, दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन के इलाकों को सुलगाया गया है और इसके साथ साथ यूक्रेन के 13 शहरों पर ड्रोन स्ट्राइक की गई। ये तो यूक्रेन विनाश की शुरुआत बताई जा रही। दावा इस बात का किया जा रहा है कि जल्द ही कीव पर बेलारूस फ्रंट से भी हमला होगा। आखिर कैसे सब कुछ होगा, देखिए आप इस रिपोर्ट के जरिए। ये पुतिन के बारूदी प्रकोप का ट्रेलर है। ये मॉस्को समेत रूस के 12 प्रांतों को दहलाने का बदला है। ये महाबली रूस के विनाशक हथियारों का इंतकाम। पहले कुर्स्क पर हमला, फिर 1 सितंबर की सुबह राजधानी मॉस्को पर ड्रोन स्ट्राइक।
ऐसा लगा मानो यूक्रेनी ब्रिगेड को रोकना नामुमकिन है। लेकिन यूक्रेन के ड्रोन बवंडर के महज चंद घंटों बाद ही यूक्रेनी धरती बम, गोला, बारूद और मिसाइलों से दहल उठी। आसमान से ऐसा प्रचंड प्रहार हुआ जिसे देख जेलेंस्की के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल बीती रात रूस ने कीव समेत आधा दर्जन यूक्रेनी प्रांतों पर हमला किया। एटमी बम वर्षकों के जरिए कीव पर क्रूज मिसाइलें दागी। वहीं यूक्रेनी प्रांतों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इसके अलावा यूक्रेन के कई इलाकों में ड्रोन स्ट्राइक भी की। दरअसल 1 सितंबर की सुबह यूक्रेन ने मॉस्को समेत रूस के 12 प्रांतों पर ड्रोन स्ट्राइक की। बस फिर क्या, यूक्रेन के इस हमले से पुतिन भड़क गए और फौरन क्रेमलिन में इमरजेंसी मीटिंग की गई। और इसके चंद घंटों बाद क्रेमलिन से यूक्रेनी धरती को दहलाने का आदेश जारी हो गया। और इसी के साथ ही रूसी वायुसेना के परमाणु बम वर्षकों का एक्शन शुरू हो गया। दावा किया जा रहा है कि 3 फ्रंट से रूस ने कीव, खार्किव समेत यूक्रेन के 13 से ज्यादा शहरों में बारूदी भूचाल ला दिया। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। 1 सितंबर की रात पुतिन ब्रिगेड ने 3 फ्रंट से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई प्रांत पर आसमानी प्रहार किया। पहला फ्रंट पश्चिमी रूस के सारातोव प्रांत में मौजूद एंगल्स एयरबेस था, जहां से रूसी वायुसेना के 6 Tu-95 बम वर्षकों ने कीव की तरफ उड़ान भरी। दावा इस बात का किया गया कि रूसी बम्बर्स ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 35 से ज्यादा Kh-101 क्रूज मिसाइलों से हमला किया। कीव समेत यूक्रेन के बाकी प्रांतों में तबाही मचाने के लिए रूस ने कैस्पियन सी को दूसरा फ्रंट बनाया। दावा इस बात का किया गया कि कैस्पियन सागर से रूसी सेना ने निप्रो, पोल्तोवा, निकोलाइव और जाइपरिजिया जैसे प्रांतों पर 14 स्कैंडर एम बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। वहीं पश्चिमी रूस के रोस्टोव प्रांत से रूस ने कीव, खार्किव समेत यूक्रेनी इलाकों पर ड्रोन के जरिए स्ट्राइक की। दावा इस बात का किया गया कि कीव और खार्किव पर रूस ने 27 से ज्यादा विस्फोटक ड्रोन से प्रहार किया। मतलब ये कि कहीं पुतिन के परमाणु बम वर्षकों ने क्रूज मिसाइलों से कहर बरपाया, तो कहीं समंदर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों ने यूक्रेनी धरती को दहलाया, तो कहीं रूस के विस्फोटक ड्रोन्स ने गदर मचाया। राजधानी कीव समेत दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन के कई इलाके बारूदी भूचाल से धधक उठे। गौर करने वाली बात यह है कि रूस के सारातोव प्रांत में मौजूद जिस एंगेल्स एयरबेस से एटमी बम वर्षकों ने उड़ान भरी, वहां कुछ दिनों पहले ही Tu-95 बॉम्बर डिप्लॉय किए गए थे। आखिर कब, यह भी जान लीजिए। 21 अगस्त को 5 Tu-95 बम वर्षक एंगेल्स एयरबेस पहुंचे थे। वहीं 17 अगस्त को 6 Tu-95 बॉम्बर एंगेल्स एयरबेस में उतरे। इन बॉम्बर्स ने मुर्मंस्क प्रांत के ओलेनिया एयरबेस से उड़ान भरी थी। आपको बता दें कि सारातोव का एंगेल्स एयरबेस रूसी वायुसेना का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर मिलिट्री बेस है, जहां 24x7 Tu-160 बॉम्बर तैनात रहते हैं। एंगेल्स एयरबेस पर 3500 मीटर लंबा रनवे भी मौजूद है और सबसे अहम ये कि एंगेल्स एयरबेस से फ्रंट लाइन की दूरी महज 480 किलोमीटर ही है। लिहाजा यूक्रेनी बॉर्डर के नजदीक होने के चलते रूसी डिफेंस ने एंगेल्स बेस पर Tu-95 बॉम्बर्स की खेप भेजी और अब इसी एंगेल्स बेस से रूसी बॉम्बर्स ने उड़ान भरते हुए कीव में तबाही मचाई।
एक तरफ कीव पर ईस्टर्न फ्रंट और पश्चिमी रूस से आसमानी प्रहार किया जा रहा है, तो वहीं अब आशंका जताई जा रही है कि कीव पर जल्द से जल्द फतह हासिल करने के लिए रूसी ब्रिगेड बेलारूस फ्रंट का भी इस्तेमाल कर सकती है। दावा किया जा रहा है कि बेलारूस बॉर्डर से रूसी सेना की टुकड़ी कीव की तरफ कूच कर चुकी है। और किसी भी वक्त कीव बेलारूस फ्रंट से भीषण प्रहार हो सकता है। गौर करने वाली बात यह कि कीव विजय के प्रण को लेकर ही पुतिन ने यूक्रेन से जंग का आगाज किया था और इसी प्लान के तहत रूसी सेना ने चंद दिनों पहले ईस्टर्न फ्रंट से कीव की घेराबंदी की। और फिर निप्रो लाइन यानी कीव को दो हिस्सों में बांटने वाली निप्रो नदी के पूर्वी छोर तक के इलाके पर कब्जा किया था। मगर अब कीव पर संपूर्ण कब्जे का प्लान तैयार है, जिसे पुतिन जल्द से जल्द अंजाम देने में जुट गए हैं। डोनेत्स्क में रूसी सेना के भीषण हमले। डोनेत्स्क के इस कुछ नोए पर रूस का कब्जा हुआ। जंग में मारे गए यूक्रेन के 143 सैनिक। पूरे यूरोप में परमाणु विध्वंस का खतरा मंडराने लगा है और इसके लिए व्लादिमीर पुतिन की परमाणु नीति जिम्मेदार है, क्योंकि रूस परमाणु नीति में ऐसे बदलाव करने जा रहा है जिससे पेंटागन में खलबली मच गई है। पुतिन ने ऐलान भी कर दिया है, अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों की सप्लाई की गई तो रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को मजबूर हो सकता है। और इसी वजह से रूस ने परमाणु नीति में बदलाव करने का फैसला किया। यानी पुतिन तैयारी कर चुके हैं और अगर यूक्रेन के खात्मे के लिए नेटो से भी टकराना हो तो वो एटम वेपन के साथ तैयार है। यानी यूक्रेन युद्ध का अगला चैप्टर परमाणु विनाश का हो सकता है। कुर्स्क पर कब्जा करके यूक्रेन ने तबाही का दरवाजा खोल दिया है। अब यूरोप में महाविनाश की आंधी कभी भी आ सकती है। यह भी हो सकता है रूस की परमाणु सुनामी से पूरा यूरोप टहलने लगे। क्योंकि पुतिन नहीं चाहते कि कुर्स्क जैसा हाल बेलगोरोद का भी हो। हालात और न बिगड़ जाए, इसलिए रूस परमाणु नीति में बदलाव करने जा रहा है, जिससे वो नाटो देशों को धमका सके। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने कहा है, पश्चिम का मानना है कि रूस कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। हमारे पास एक परमाणु सिद्धांत है जिसके मुताबिक हमारे देश के अस्तित्व को ही खतरा हो तो वह परमाणु हथियार के प्रयोग की अनुमति देता है। लेकिन अब बदलाव आवश्यक है जिससे परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति विशेष परिस्थितियों में भी की जा सके। अब वो विशेष परिस्थिति क्या होगा, इसे तय करने का अधिकार पुतिन के पास है। यानी एक बार परमाणु नीति में बदलाव होने के बाद पुतिन परमाणु हमले का फैसला कभी भी और तुरंत कर सकते हैं। रूस का मौजूदा परमाणु सिद्धांत बदलने के संकेत से पश्चिमी देशों में खलबली मच गई है। वो इसे एक बड़ा खतरा बता रहे हैं। पुतिन का बयान भी सामने आया है कि हम युद्ध के विशेष साधनों का इस्तेमाल करना जानते हैं। इसे हल्के में या सतही तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। यानी रूस
मान चुका है अगर यूक्रेन को रोकना है तो नाटो से टकराना होगा। खास तौर से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोकनी होगी। अगर ऐसा हुआ तो नाटो देशों से युद्ध तय है और तब परमाणु विकल्प एक ढाल का काम करेगा। रूस की परमाणु पॉलिसी बदलने की आहट से अमेरिका और नाटो में एक सीक्रेट मीटिंग हुई, जिससे यह तय किया गया कि या तो युद्ध में आगे बढ़ा जाए या फिर यूक्रेन को हथियार सप्लाई सीमित करने होंगे। दरअसल अमेरिका अभी रूस से टकराव नहीं चाहता है, क्योंकि वो पहले ही मिडिल ईस्ट और चीन के साथ साउथ चाइना सी में उलझा हुआ है। यही वजह है कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने में नाटो फ्रंट फुट पर है, जबकि अब अमेरिका ने हाथ खींचने के संकेत दे दिए। रूस की न्यूक्लियर पॉलिसी ने पेंटागन में हड़कंप मचा दिया है। वैसे भी रूस को इस बदलाव के लिए मजबूर होने के पीछे कई वजह हैं। पहली वजह, यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने की बात हो रही है। दूसरी वजह, अमेरिका ने F-16 देकर रूस का गुस्सा बढ़ा दिया है। तीसरी वजह, कुर्स्क में घुसपैठ का प्लान नाटो ने तैयार किया। चौथी वजह है, नाटो देश यूक्रेन को लगातार हथियार दे रहे हैं। अब पुतिन के पास एक ही रास्ता है, या तो यूक्रेन को काबू में करने के लिए नाटो से टकराए, और नाटो से टकराने का मतलब है कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बनना। और पुतिन नहीं चाहते कि सोवियत संघ की तरह इस बार हार का सामना करना पड़े। इसलिए पुतिन बार बार परमाणु धमकी देकर बताना चाहते हैं कि रूस कोल्ड वॉर से सबक सीखकर आगे बढ़ चुका है। कुर्स्क पर कब्जे के बाद यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले की प्लानिंग में है, इसलिए नाटो से डिमांड की जा रही है। अभी तक जहां तक यूक्रेनी सैनिकों ने कब्जा किया है, वहां तक हाइमार्स की रेंज है, जो करीब 77 किलोमीटर है। अब आगे ATACMS की रेंज आती है, जिससे हमला करने पर रूस के 20 से ज्यादा सैन्य ठिकाने तबाह हो जाएंगे। आप सोचिए, जब लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को मिल गई है तो तबाही का दायरा कितना बड़ा होगा। तो रूस के कब्जे वाले इलाकों पर भी हमला करने में सक्षम होगा। रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ तो तुरंत वो अपने 8 ओवरसीज सैन्य ठिकानों को एक्टिव कर देगा और नाटो देशों पर हमला करेगा। बेलारूस में न्यूक्लियर बेस, आर्मेनिया में मिलिट्री बेस, जॉर्जिया में एयरबेस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में मिलिट्री बेस, जबकि मोल्दोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया में मिलिट्री कमांड सेंटर है। और इसी तरह से ताजिकिस्तान में एयरबेस, जबकि सीरिया मिसाइल साइलो वॉर रेडी कर रखी है। रूस इराक में एटमी बेस बनाने का प्लान तैयार कर रहा है। वहीं नॉर्थ कोरिया लॉन्ग रेंज मिसाइल साइट के अलावा चीन में नेवल बेस बनाने का प्लान तैयार कर चुका है। यानी रूस लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। पुतिन को अंदाजा हो चुका है, अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार मिल गए तो रूस में भारी तबाही हो सकती है। जबकि इससे पहले यूक्रेन को F-16 मिलने से क्रेमलिन में कोहराम मचा हुआ है। यह अलग बात है कि अभी तक यूक्रेन F-16 से विध्वंसक हमले करने में नाकाम हुआ है। अब पेंटागन की जांच रिपोर्ट से सामने आया है कि F-16 फाइटर जेट ट्रायल ड्रिल में ध्वस्त नहीं हुआ, जबकि पहले कहा गया था कि एक गलती की वजह से यूएस डिफेंस सिस्टम पैट्रियट ने F-16 को मार गिराया था। अमेरिकी जेट की इस हालत पर रूसी मीडिया ने मजाक उड़ाया। कहा गया है अमेरिका ने यूक्रेन को कबाड़ F-16 भेज दिए और यूक्रेनी पायलट को बिना ट्रेनिंग के जंग में उतार दिया। आने दो उन्हें, वो हमारी तोपों का चारा है। हालांकि F-16 की ऐसी स्थिति पर पेंटागन काफी गंभीर है, क्योंकि F-16 और दूसरे बड़े हथियार जैसे अब्राम्स के ध्वस्त होने से अमेरिका की छवि खराब होने का डर है। साथ ही हथियार मार्केट में साख गिर सकती है। इसलिए अमेरिका लॉन्ग रेंज हथियार देने से पीछे हट गया है। अमेरिका दौरे पर गए यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव के साथ मीटिंग में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इशारा भी दे दिया था कि वो ATACMS की सप्लाई रोक सकता है, जबकि यूक्रेन उसे देने के लिए गिड़गिड़ाने की हालत तक जा पहुंचा है। वैसे भी यूक्रेन को हथियार देने को लेकर नाटो के भी दो धड़े बन गए हैं।
फिनलैंड, डेनमार्क, पोलैंड और चेक रिपब्लिक खुलकर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने की वकालत कर रहे हैं, जबकि अमेरिका की तरफ ब्रिटेन और फ्रांस भी लॉन्ग रेंज मिसाइल देने पर तस्वीर साफ नहीं कर रहे हैं। वैसे भी नाटो में उसी को प्राथमिकता दी जाती है जो अमेरिका चाहता है, और अभी अमेरिका रूस से टकराव नहीं चाहता है। हो सकता है इसके पीछे पुतिन की नई न्यूक्लियर पॉलिसी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर कुर्स से, जहां पर यूक्रेनी सेना पर रूस का हमला हुआ। रूसी Mi-28 हेलीकॉप्टर से गोलीबारी की गई। यूक्रेन के 14 अमेरिकी सैन्य वाहन तबाह कर दिए गए। बाल्टिक सी में जंग की मुनादी सुनाई देने लगी है। डर है रूस किसी भी वक्त बाल्टिक देशों पर बड़ा हमला कर सकता है। लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया की रक्षा के लिए अमेरिका ने खास चक्रव्यूह रचना शुरू कर दी है, और इसी कड़ी में अमेरिकी ग्लोबल हॉक ड्रोन बाल्टिक सी पहुंच गया था, लेकिन अचानक से ड्रोन का नेटवर्क उसके ऑपरेटर से टूट गया। दावा है कि रूसी जैमर्स ने ड्रोन को हैक किया है। दरअसल यह ड्रोन रूस की जासूसी करने पहुंचा था और इसके बाद इस इलाके पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। शाम का वक्त था। ब्रिटेन के फेयरफोर्ड एयरबेस पर हलचल थी। यहां मौजूद अमेरिका के RQ-4B ग्लोबल हॉक ड्रोन को एक खास मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था। अंधेरा होते ही इस ग्लोबल हॉक ड्रोन ने फेयरफोर्ड एयरबेस से उड़ान भरी। अमेरिका का ग्लोबल हॉक एक खास मिशन पर था। इसे मित्र देशों की समुद्री सरहद से होते हुए सुरक्षा की जांच करनी थी, लेकिन अचानक ग्लोबल हॉक का उसके ऑपरेटर से नेटवर्क टूट गया और यह अपनी दिशा से भटक गया। दावा है कि अमेरिकी ग्लोबल हॉक ड्रोन को रूस ने हैक किया। ड्रोन को एस्टोनिया के एयर स्पेस में हैक किया गया। रूसी जैमर्स ने ड्रोन के GPS सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया, जिसकी वजह से ड्रोन करीब 20 मिनट के लिए अपनी दिशा भटक गया। ग्लोबल हॉक खास टोही मिशन पर था। इसे पोलैंड की सीमाओं के साथ उड़ान भरते हुए बाल्टिक सी में बाल्टिक देश, फिनलैंड से होते हुए बेलारूस और रूसी सीमाओं को पार करना था, लेकिन उसका मिशन रूस ने बीच में ही रोक दिया। इस साल अब तक 500 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब नाटो के एयरक्राफ्ट या ड्रोन इस रूट से उड़ान भर चुके हैं। रूस का दावा है कि अमेरिका और नाटो उसकी जासूसी कर रहा है। रूस की पश्चिमी सीमाओं, बाल्टिक तट और कैलिनिनग्राद की जासूसी की जा रही है। अमेरिका की कोशिश इन इलाकों में रूसी ठिकानों की सटीक जानकारी हासिल करना है। रूस ने एक तरफ अमेरिका के जासूसी मिशन को फेल किया, वहीं बाल्टिक सी और ब्लैक सी में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। पुतिन के नौसैनिक यहां बारूद बरसा रहे हैं। इनमें सबसे खास रूस की नेवल बोट्स हैं, जो खास तौर से USV यानी अनमैन्ड सर्विस व्हीकल को हिट करने की प्रैक्टिस कर रही है। बाल्टिक सी में रूस के तल्ख तेवरों की वजह यहां नाटो की बढ़ती दखलंदाजी को माना जा रहा है। दरअसल लिथुआनिया में नाटो का बड़ा मिलिट्री बेस बन रहा है। नाटो की कोशिश रूस को कैलिनिनग्राद बॉर्डर पर घेरने की है। बेस में 4000 जर्मन सैनिकों की तैनाती का प्लान है। कैलिनिनग्राद में नाटो बेस बनाने से पुतिन आग बबूला है। रूस ने इसे युद्ध भड़काने की कार्रवाई बताया।
नाटो के कदम से बढ़ के पुतिन ने बाल्टिक में अपनी मौजूदगी बढ़ानी शुरू कर दी है। रूसी सेनाएं यहां मिलिट्री ड्रिल कर रही हैं। माना जा रहा है कि रूस की तैयारी यूरोप के खिलाफ बड़ा युद्ध छेड़ने की है। रूस यूरोप के खिलाफ युद्ध छेड़ता है तो शुरुआती वॉरफेज में उसका सबसे बड़ा टारगेट पोलैंड होगा, जिस पर रूसी सेनाएं सबसे बड़ा हमला करेंगी। लेकिन रूस का सबसे पहला टारगेट बाल्टिक होगा। रूसी सेनाएं एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में पहला प्रहार कर सकती हैं। रूस के संभावित खतरे को देखते हुए बाल्टिक देशों ने खास तैयारियां की है। तीनों देशों ने बाल्टिक डिफेंस लाइन बनाई है। बॉर्डर पर बिजली के करंट और कटीले तारों वाली फेंसिंग, ट्रेंच और ड्रैगन टीथ लगाकर उन्हें अभेद्य बनाया गया है। लातविया ने अपनी सीमा पर वॉच टावर बनाए, जिसके जरिए रूसी फौज पर नजर रखी जा रही है। यहाँ फेंसिंग में बिजली के करंट का फ्लो कराया जा रहा है। टैंक और सैन्य वाहनों को रोकने के लिए टी शेप की सुरंगें बनाई गई है। बेलारूस से हमले का खतरा है, इसलिए लिथुआनिया के बॉर्डर पर अब कैमरों से नजर रखी जा रही है। सैनिकों की भारी तैनाती है और बारूदी सुरंग बिछाई गई है। एस्टोनिया कई महीने से अपनी सीमा को सुरक्षित बनाने में जुटा है। यहाँ बॉर्डर पर टैंकों को रोकने के लिए ड्रैगन टीथ लगाए गए, कटीले तारों की फेंसिंग की गई है और नहर की तरह लंबे गड्ढे बना दिए गए। दरअसल रूस और बेलारूस की सीमा एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से लगती है। जंग के हालातों में रूस यहां ग्राउंड ऑपरेशन कर घुस सकता है, इसलिए इन देशों ने यह खास तैयारियां की है। साफ है, बाल्टिक में हालात तनावपूर्ण है। यहाँ एक छोटी सी चिंगारी जंग की शक्ल अख्तियार कर सकती है, जो पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा पर हमले और बंधकों को छुड़ाने को लेकर बेंजामिन की युद्ध नीति पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तेल अवीव की सड़कों पर बेंजामिन के खिलाफ विरोध का सैलाब आ गया है। 5 लाख से ज्यादा लोग न सिर्फ नेतन्याहू की युद्ध नीति के खिलाफ आक्रोशित थे, बल्कि वो बंधकों को नहीं छुड़ाए जाने से भी गुस्से में थे। विरोध का संकट झेल रहे बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अब उनकी कैबिनेट में भी टकराव काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये आक्रोश, ये जन सैलाब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ है। दूर तक सिर्फ प्रदर्शनकारियों की भीड़ दिख रही है। 5 लाख से ज्यादा लोगों ने बेंजामिन के खिलाफ नारे लगाए, बेंजामिन की युद्ध नीति पर सवाल उठाए। तेल अवीव की सड़कों पर सिर्फ प्रदर्शनकारी थे, हाईवे जाम थे और पुलिस लाचार थी। कई घंटों तक यही हाल रहा। लगातार इस बात का शोर था, बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ खून से रंगे। जितना बारूद गाजा में बेंजामिन झोंक रहे हैं, उतना ही ज्यादा उनका विरोध इजराइल में बढ़ता जा रहा है। गाजा के बाद वेस्ट बैंक में भी ऑपरेशन शुरू हो गया है। उधर तेल अवीव में लोगों ने इजरायली संसद को घेर लिया। इस दौरान लोगों ने आगजनी की, पुलिस से झड़प भी, लेकिन प्रदर्शनकारी रुके नहीं। विरोध प्रदर्शन बढ़ता गया। इस बार प्रदर्शन भड़कने की वजह 6 बंधकों का मारा जाना है, जिसके खिलाफ इजरायली लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वो इसके लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराने लगे। इतने पर भी बेंजामिन रुके नहीं, हमले बढ़ाने का ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद लोन वुल्फ अटैक करने वाले हमास लड़ाकों को रॉकेट स्ट्राइक में मार गिराया।
इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने इस्लामिक देशों को एकजुट करना शुरू कर दिया है, जिससे इजराइल को रोका जा सके, अमेरिका पर दबाव बनाकर युद्ध विराम कराया जा सके। ईरान ने रूस, सीरिया और तुर्की के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें नई सिरे से रणनीति बनाई गई। एक तरफ इजराइल में 7 अक्टूबर के बाद से सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ, दूसरी तरफ ईरान और रूस के गठबंधन ने इजराइल की परेशानी बढ़ा दी है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं। यानी इजराइल में बेंजामिन के खिलाफ कैबिनेट में भी 2 गुट बनते जा रहे हैं। योव गैलेंट ने कहा है, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर इजराइल के नियंत्रण के बारे में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मांग बंधक मुक्ति और युद्ध विराम समझौते में गतिरोध का कारण है। योव गैलेंट ने आगे बताया, पिछले हफ्ते मारे गए 6 बंधक सुरक्षित घर लौट सकते थे, लेकिन बेंजामिन की फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर अड़े रहने से समझौता नहीं हो पाया। यानी रास्ता खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने रोका है, जिसके बाद इजराइल में प्रदर्शन तेज हो गया। अब बेंजामिन के पास इस फैसले का संकट पैदा हो गया है कि वो गाजा और वेस्ट बैंक में हमले जारी रखें या फिर युद्ध विराम करके अपने खिलाफ पैदा हुए आक्रोश को रोकें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जिनपिंग के फाइटर जेट और जंगी जहाज लगातार ताइवान के जल क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि चीन ताइवान के खिलाफ किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, जो इस समुद्री क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकता है। यूरोप और अरब जंग की दहलीज पर है, तो एशिया में चीन की दादागिरी नए वॉर फ्रंट को हवा दे रही है। समंदर की लहरों को चीर कर आगे बढ़ते चीनी जल योद्धा साउथ चाइना सी में सनसनी मचा रहे हैं, जंग की चिंगारी भड़का रहे हैं। पैसिफिक ओशन के दक्षिण चीन सागर में बीते कई दशकों से चीन का दबदबा रहा है, जहां ड्रैगन के विध्वंसक जंगी बेड़े मिसाइलों और विस्फोटक हथियारों के साथ 24 घंटे गश्त लगाते हैं। मगर समंदर का यह इलाका अब नए युद्ध के मैदान में तब्दील होने वाला है, और इसकी वजह है चीन की विस्तारवादी नीति। दरअसल हाल ही में चीन के एयरक्राफ्ट ताइवान के जल क्षेत्र में घुस गए। जानकारी के मुताबिक सुबह 6 बजे के आसपास चीन ने ताइवान के जल क्षेत्र का उल्लंघन किया। 18 PLA एयरक्राफ्ट, 8 वेसल और 2 शिप ताइवानी जल क्षेत्र के पास नजर आए, जिसमें से 15 एयरक्राफ्ट मीडियन लाइन पार कर ताइवान के जल क्षेत्र में दाखिल हो गए। चीन की गुस्ताखी का ताइवान ने करारा जवाब दिया। F-16 फाइटर जेट से चीनी एयरक्राफ्ट को खदेड़ डाला। चीन की गुस्ताखी को देखते हुए ताइवान ने भी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। वो समुद्री तट से रूसी जहाजों का टारगेट करने की प्रैक्टिस कर रहा है। दरअसल ताइवान के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अगस्त के महीने में 535 बार चीनी सैन्य विमान ताइवान की सीमा में घुसे हैं। वहीं 289 बार चीनी जहाजों को ताइवान की समुद्री सीमा में ट्रैक किया गया है। जुलाई महीने में चीन के 600 एयरक्राफ्ट ने घुसपैठ की थी। जिनपिंग ताइवान को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, और उसकी वजह है दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की दखलंदाजी। क्योंकि अमेरिका ताइवान, फिलीपींस और जापान की मदद के लिए अपने जंगी बेड़ों के साथ साउथ चाइना सी में मौजूद है। इतना ही नहीं, अमेरिका इस साल कई बार दक्षिण चीन सागर में संयुक्त युद्धाभ्यास को भी अंजाम दे चुका है। बस इसी बात से ड्रैगन भड़का हुआ है। कई दफा चीन ने ताइवान पर हमले की धमकी भी दी। इतना ही नहीं, ताइवान के चारों तरफ युद्धाभ्यास भी किया। मगर अब घुसपैठ के जरिए ड्रैगन ताइवान को डरा रहा है, तो वही अमेरिका को उकसा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।